इत्यादि, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे। दूसरे शब्दों में कहें कि मंदिर पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे कैसे स्थान और भी थे, जो आर्थिक भी थे, सामाजिक भी थे और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं। कैसी प्रतिमाएं? कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाओं में संसार की सबसे, संसार की एक ना संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है चोल कांस्य प्रतिमाएं। अभी कोई पूछे संसार में सबसे अच्छी कांस्य प्रतिमाएं किस शासन काल में बनी, क्या कहोगे? चोल शासन काल में। किसमें? चोल शासन काल में। ज्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई। भक्तों की भी प्रतिमाएं बनाई गई। जैसे राम जैसे राम की प्रतिमा बनाई जाती है। राम के भक्त कौन है? हनुमान। हनुमान की प्रतिमा बनाते हैं नहीं बनाते हैं? इसी तरह देखिए कैसी क्या है वो प्रतिमा, कैसी है? एक चोल कांस्य प्रतिमा है, कितनी सावधानी के साथ उसे अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। फिर देखिए सिंचाई व्यवस्था कैसी थी, कृषि और सिंचाई कैसी थी। चोल के कई उपलब्धियां कृषि में भी नए विकास के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 को देखिए, देखेंगे। कावेरी नदी, कौन सी नदी? कावेरी नदी बंगाली खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कावेरी नदी कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी खुली चुकी हैं, जिससे किसानों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं पर पानी कृषि, विशेषकर चावल की खेती के लिए आवश्यक मानी जाती है। हालांकि तमिलनाडु दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। तमिलनाडु पहले ही कृषि विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं शताब्दी में आते ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाने लगा और कुछ दूसरे इलाकों में जमीन को समतल किया जाता। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए। डेल्टा के क्षेत्र देना, वहाँ बाढ़ को रोकने के लिए क्या बनाए गए? तटबंध बनाए, और पानी के खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल तक 2 फसलें उगाई जाने लगी। एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाने लगी। देखिए देखो, जब कई जगहों पर फसलों की सिंचाई क्रमिक रूप से कराई जाना था। नई शताब्दी तमिलनाडु का एक जल द्वार है। हौज से पानी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इस जरिए नियंत्रित किया जाता है। इस पानी को खेत को सींचे जाते हैं। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बांध होता है। जल द्वार, इसको उठाएंगे तो पानी उधर से निकल जाता है। इससे सिंचाई, अभी जो प्लेन में बांध बनाए जाते हैं, अभी नहरें, हमारी सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, जिससे खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। अब देखिए साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, किस तरह से साम्राज्य चलता था। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियां और कहलाती थी। देखिए किसानों की बस्तियां वो क्या कहलाते थे? और क्या कहलाते थे? पूछा जाता है चोल साम्राज्य में और किसको कहते हैं? और क्या कहेंगे? किसानों की बस्तियां। किसानों की बस्तियां सिंचित खेतों के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह से गांव के समूह को नाडू कहते थे। गांव के समूह को क्या कहते थे? जैसे हमारे यहाँ गांव का समूह है तो क्या कहते हैं? पंचायत, ग्राम पंचायत। 2-3 गांव मिलकर बनती है। ऐसे ही इसमें क्या कहते थे? नाडू। क्या कहेंगे? और किसानों की बस्तियों को और क्या कहेंगे? और ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। बेल्ला जाति की धनी किसानों को केंद्रीय चोल शासक की देखरेख में नाडू के कामकाज में, अच्छा हम लोगों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मोवेद बेलन मतलब 3 राजाओं, मतलब इसका मतलब होता है 3 राजाओं को अपनी सेवा प्रदान करने वाला बेलन या किसान। मतलब मोवेद बेलन कहते थे कि जो 3 राजाओं को अपना क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। अरे यार किसे कहते हैं? प्रधान को।
जैसे अपने यहाँ गाँव में प्रधान होता है, हाँ पहले अपने यहाँ क्या कहते हैं, सरपंच कह दो, प्रमुख कहते हैं, प्रधान कह दो, लेकिन उस समय क्या था, अरे यार, क्या था, अरे यार, वैसी उपाधियां थी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपते थे। अब देखो चोल वंश में भूमि के प्रकार कैसे थे, भूमि के प्रकार चोल अभिलेखों में, चोल के जो लेख लिखे, अभिलेख लिखे, भूमि के विभिन्न कोटियों पर उल्लेख मिलता है। कैसा, बेलन बगाइया, बेलन बगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, जो किसान ब्राह्मण नहीं है उसको कहते थे बेलन बगाई। फिर है ब्रह्मादेव, क्या है, ब्रह्मदेव, कहाँ गया, ब्रह्मदेव, ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि। कोई कहे ब्राह्मणों को उपहार में दी, क्या कहते हैं, ब्रह्मादेव, क्या कहेंगे, ब्रह्मदेव। सलाह भोग किसे कहते हैं, किसी विद्यालय में किसी विद्यालय में रखरखाव की भूमि, किसी विद्यालय में रखरखाव की भूमि को क्या कहेंगे, सलाह भोग। देवदान और तिरुन्मट्टुकनी, मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, मंदिर में उपहार को दी गई भूमि को क्या कहते हैं, मंदिर में भूमि को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते हैं, देवदान, क्या कहेंगे, देवदान या तिरुन्मट्टुकनी। और पल्ली चनम क्या कहते हैं, जैसे जैन संस्थानों को, ध्यान रखना, जैन संस्थानों को दी गई भूमि को पल्ली चन्नम कहते हैं, पल्ली चन्नम कहते हैं। ठीक है, हमने देखा ब्राह्मणों के समय पर भूमि अनुदान पर ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण की बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्राह्मण देव को प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों के साथ सभा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक की जाने काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेख में प्राय मंदिरों की दीवारों पर लिखा जाता था। इनकी सफलता कहाँ लिखी जाती थी, मंदिरों की दीवारों पे या पत्थर की दीवारों पे ब्यौरा दर्ज किए जाते थे। नगरम, अब देखो नगरम क्या है, नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासन कार्य को संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुर जिले के उत्तर मेरू से प्राप्त अभिलेखों में से यह बात का विस्तार वर्णन है। ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे था, सिंचाई के कामरावत, बाग बगीचे, मंदिरों का त्याग देखरेख करने के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इसमें सदस्य के जो लोग होते थे उनके नाम कालपत्र के छोटे किसानों पर लिखे जाते थे। ठीक है, बर्तन में रखे जाते थे और किसी छोटे लकड़ों को हर संपत्ति एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता। बहुत अच्छी किताब है ये हमारे अतीत। अब देखिए अभिलेख है, अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरू अभिलेख के चोल साम्राज्य का जो अभिलेख मिलता है उसके उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोग ऐसे भूमि को स्वामी चाहिए जहाँ से भू राजस्व का वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए, उनकी उम्र क्या होनी चाहिए, 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें प्रशासन मामले अच्छी जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई पिछली 3 सालों से किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए। जिसने अपने संबंधियों को खाते में जमा नहीं कराए चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन ना अभिलेखों में राजा और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी में तमिल कृति पेरियार पूरन से उद्धरण है। ठीक है, देखो आगे क्या है। अब नया वंश आएगा, ताग वंश के युग चीन। ताग वंश के युग का चीन, एक चीन में एक ताग वंश था, उसमें चीन का युग कैसा रहा है ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी
यही तक रहने दो, चोल वंश तक रहने दो, ठीक है। ठीक है सर। देखो, मारो दो पेड़ों की छाया में एक मजबूरी नहीं अपने बच्चों को। क्या इस पूर्वी में कुछ ब्राह्मण थे जितनी तरह की गतिविधियां चल रही हैं उनका वर्णन करें, ठीक है। ठीक है।